डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये नीपा वायरस होता क्या है और ये कैसे फैलता है? बहुत शुक्रिया जामी साहब, आपने प्रोग्राम में दावत देने का। और एक अहम मौजू है आज के दिनों में। नीपा वायरस बहुत ज्यादा पुराना वायरस नहीं है। हमें जो आज तकरीबन 26 साल पहले मलेशिया के ही एक जगह पे हमें ये वायरस मिला। और वो इस तरह मिला कि वहां पे खंजीरों का एक फार्म था और उसके अंदर कुछ उनके जानवर बीमार हुए और उनकी जो देखभाल कर रहे थे वो लोग भी बीमार हो गए। और उससे फिर ये बीमारी शुरू हुई, इसका हमें पहली दफा पता लगा। और उसके बाद जो गिरदो नवाह के ममालिक थे वहां पे भी ये केसेस आने शुरू हुए। और ये बेसिकली जो तहकीक से हमें पता लगा कि ये जो चमगादड़ें होती हैं एक खास किस्म की, जिन्हें फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, ये उनके अंदर नेचुरल रिजर्वायर इस वायरस का उनके अंदर है। वो दरख्तों के ऊपर से फल खा के जो बचा कुचा फल नीचे फेंकती थी, तो ये जानवर उसको खा लेते थे और इस वजह से ये इन्फेक्टेड हो जाते थे। और उन जानवरों को जब हैंडल किया जाता था तो उससे इंसानों को लग जाती थी। तो इसकी बीमारी की जो शरह अमवात है या फर्टेलिटी रेट है बहुत ज्यादा है। तकरीबन अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो 25 से 75% तक चांस यही है कि उस शख्स की हलाकत हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो गोया आप ये फरमा रहे हैं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है जिसका इंसान को अब सामना हो सकता है। जी, खतरनाक बिल्कुल उससे ज्यादा है। इसकी केस फर्टेलिटी रेट उससे बहुत ज्यादा है, लेकिन ये उतना इन्फेक्शियस नहीं है क्योंकि ये जूनोटिक डिजीज है, तो जानवर से इंसान को लगती है। और ज्यादातर केसेस के अंदर जानवरों के साथ आपका राब्ता साबित होता है, लेकिन उसके बाद एक महदूद जो ट्रांसमिशन चेन है वो बनती है जो इंसान से इंसान को होती है। तो अभी तक जो इसकी जितनी आउटब्रेक्स हुई हैं वो लिमिटेड इन नंबर्स रही हैं कि बहुत ज्यादा नहीं रहे। हाँ, जिनको हुआ है उनमें से 50 से 75% लोग उनकी हलाकत हो गई। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसी वजह से नीपा को उन वायरसेस के लिस्ट के अंदर रखा है जिनके अंदर ये पोटेंशियल है कि ये एक कोविड की तरह की या उससे खतरनाक बड़ी वबाई जो है पेंडेमिक स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसके मैं आता हूं उस मौजू के ऊपर। पहले नाज़रीन की समझ बूझ के लिए कि इसकी अलामात क्या होती हैं। अगर कोई शख्स नीपा वायरस का शिकार है तो उसकी अलामात क्या हैं? हाँ जी, अलामत से पहले मैं एक और बात करूंगा कि लोग ये सुन के कह रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो खंजीरों के फार्म नहीं होते, हम उसको इस तरह खाते नहीं है ना उसको करते हैं, तो हमें इसका खतरा नहीं है। जो हमारे खजूरों के फार्म्स होते हैं या बागात हैं खजूरों के, तो ये जो चमगादड़ है इसका फेवरेट जो डिश है वो वही खजूरें हैं या उस तरह के जो उनके फल होते हैं। और जो बांग्लादेश के अंदर हर साल हमें ये आउटब्रेक मिल रही है जहां कोई ऐसा फॉर्म नहीं है, तो उसकी जब तहकीक की तो पता लगा कि उसका रस, खजूर का रस तने से निकाला जाता है और वो बहुत, उसको कच्चा भी पिया जाता है, उसकी मिठाई भी बनती है और उसको फर्मेंट भी किया जाता है। तो जो कच्चा रस या उससे बनाई हुई चीज जो भी खाता है और उसके अंदर अगर इन चमगादड़ों का फुजला या कोई चीज इनकी ड्रॉपिंग्स उसमें गिर गई है तो वो बीमार हो सकता है इस बीमारी से। और पाकिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा इस चमगादड़ की जो फ्लाइट रेंज है उसके अंदर आता है। यानी कि हम ससेप्टेबल हैं, खास तौर पे हमारे वो इलाके जहां पे ये खजूर वगैरह के फार्म्स है। तो मैंने ये कहा कि लोग ये ना समझे कि हमें इसका खतरा नहीं है, खतरा है, हमारे पास भी खतरा है। अच्छा, मैं अलामात समझना चाह रहा हूं कि अगर किसी शख्स को ये वायरस लाहक हो चुका है तो अलामात क्या होंगी? अनफॉर्चुनेटली इसकी अलामत कोई खास नहीं है। वही है जो बुखार तेज हो गया, सर दर्द हो गया, मतली हो गई, कै आ गई, या आपको जिस्म में जान खत्म हो गई, जो आम वायरल बीमारियों की होती है। जो शदीद सूरत बीमारी होती है उसमें आपके दिमाग को सोजिश हो जाती है जिसे एंसेफेलाइटिस कहते हैं, और बाज हालात के अंदर जिस्म को झटके भी लगते हैं। तो अगर हम अलामत देखें तो ये एक जेनेरिक वायरल इन्फेक्शन की अलामत है, तो इससे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आपको ये अलामत है और आपने जानवरों को हैंडल किया है, आप किसी इस तरह खजूरों का बनी हुई जो कच्चा शरबत होता है, मुझसे लोगों ने पूछा है खजूर वैसे खाने से तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं होता। साफ सुथरी
खजूर है धोएं और खाएं, उसका कोई तल्लक नहीं है। लेकिन अगर जो उसका रस तने से निकलता है, ये खजूरों का शरबत नहीं होता है, कहते हैं इसे खजूर का रस है, ये कि तने से जो उसका सयाल मादा निकलता है, वो उसको इकट्ठा करके उसको जहां कच्चा अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको इसका खतरा हो सकता है। अच्छा, जो शख्स इसमें इस मर्ज में लाहक है उसको फिर उसी तरह से क्वारंटीन किया जाता है? इलाज क्या है इसकी? कोई वायरस, इसकी कोई यानी वैक्सीन दरियाफ्त हुई है? इसकी अद्वियात और वैक्सीन पे काम तो हो रहा है, लेकिन कोई भी अप्रूव नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज तक बहुत महदूद लोगों को यह हुआ है, और साल में 2, 4, 5 लोगों को होना, उनकी डेथ भी हो जानी। तो कंपनीज के लिए और हुकूमतों ने दोनों ने इस पे इन्वेस्ट नहीं किया। तो इस वक्त हमारे पास इसकी ना स्पेसिफिक एंटीवायरल है, ना स्पेसिफिक वैक्सीन है। हाँ, जो सपोर्टिव केयर होती है वो दी जाती है, उस तरह क्वारंटीन भी किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन के केसेस अब बहुत सारे रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। तो खास तौर पे जो अस्पताल में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको इन्फेक्शन कंट्रोल का ख्याल रखना चाहिए। अब आ जाती हैं हिफाजती तदाबीर। क्या करे एक आम शहरी, किस तरह से इस वायरस से महफूज रह सकता है? एक तो खाने में मतलब जिस तरह मैंने कहा है कि कोई रॉ जो है, जो खजूर का रस, तने का रस, मैं तो बार बार कह रहा हूं, खजूर के शेक बनते हैं वो ठीक होते हैं, वो नहीं इस्तेमाल करना। अगर दरख्तों से परिंदों के काटे हुए फल जमीन पे गिरे हुए होते हैं, बेचने वाला बेच रहा होता है कि जी अमरूद को परिंदे ने काटा है तो ये मीठा होगा, आप ले लीजिए, और हम खाया करते थे। लेकिन ऐसा कोई फल जिसको परिंदों ने खा के फेंका है नीचे, या वो दरख्त पे ही थे और आप खरीदने जाएं, वो आपने इस्तेमाल नहीं करने। बाकी जो आपके फल वल है, धो के इस्तेमाल करें। जो कोविड के अर्ली दिनों में हम एडवाइस किया करते थे कि हाथों को दिन में 5-6 दफा साबुन से धो लें, ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। अगर आप किसी से अनजाने में भी मिल चुके हैं तो आप उससे बच सके। बेसिक यही एहतियात है। बस जानवर, बीमार जानवर हो, बीमार परिंदा हो, उसको बराह रास्त जाके टच ना करे, उसको हैंडल ना करे। जिन लोगों का काम है उनको आप रिपोर्ट करें और वो खुद एहतियात के साथ उनको हैंडल करें। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अभी रिसेंटली हमने सर्दियों में देखा कि सुपर इन्फ्लुएंजा या इस तरह की वबा, ये क्या था? ये कोई नज़ला ज़ुकाम की नई किस्म थी जो बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही थी। कई के दिन लोग छाती के मर्ज में, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में मुब्तला रहे। ये क्या मामूल का वायरस था या कुछ हट के कुछ है थी? नहीं, अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग, खासतौर पर लाहौर से मेरे कल दोस्त ने फोन किया, उसने बताया कि 10 दिन से इंतहाई सख्त सुपर फ्लू के वो उससे मुब्तला है। पूरी फैमिली, पूरे घर में जितने लोग हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक, सब उससे मुब्तला है। ये बेसिकली वायरस तो पुराना था, लेकिन उसमें एक ऐसी म्यूटेशन आई जिससे वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, वो ज्यादा तेजी के साथ लगा, और उसने बीमारी का दौरानिया जो जुकाम का 1 हफ्ते का होता था, उसको खींच के 2 हफ्ते कर दिया। तो लोग जो बीमार हुए सुपर फ्लू के साथ, वो उस म्यूटेशन की वजह से हुए जो उस वायरस के अंदर आई थी। इस वजह से हमें निपा का भी ये डर है, और इसी वजह से WHO ने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ है कि अभी तो इसकी इन्फेक्शसनेस इतनी नहीं है, चंद लोगों को बीमार करके ये खत्म हो जाता है। लेकिन अगर खुदा ना से इसमें कोई म्यूटेशन आती है तो डेडली तो ये है। तो उसके साथ अगर मैं जरा यहाँ पे कदम खिलानी चाहूंगा, ये जो आप कह रहे हैं सुपर फ्लू को जरा मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ये पहले नीपा को कंक्लूड हम कर लें कि ये जो वायरस है ये इस वक्त किन इलाकों में दुनिया में फैला हुआ है? भारत के वेस्ट बंगाल के हवाले से रिपोर्ट हो रहा है, और कौन से ऐसे इलाके हमारे आसपास जहां पे ये वायरस एग्जिस्ट कर रहा है अभी? देखिए, अगर आप मैप देखें जिसमें रेंज है इस चमगादड़ की, वो एक लाइन खिंचती है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल, पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा सारा शामिल है, हमारा जो मगरबी हिस्सा है वो इसमें नहीं है। इस तरह इंडिया पूरा है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मलेशिया वगैरह, ये वाले ममालिक हैं। तो बांग्लादेश में तकरीबन हर साल हमें आउटब्रेक्स मिल रही हैं, इंडिया में हर साल हमें आउटब्रेक्स मिल रही हैं। तो इन 2 मुल्कों की तो रिपोर्ट भी हो रही है। बाकी मलेशिया में कभी आ गई, कभी जो दूसरे हमसाया मुल्क हैं उनमें आ गई, लेकिन इन मुल्कों से, इंडिया और बांग्लादेश से तकरीबन हर साल इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं। ठीक, अब ये जो सुपर फ्लू की कहानी बीच में रह गई थी, ये इसके आउटबर्स्ट की क्या वजह थी, और अभी लोग अभी भी मुतासर हो रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए? इसकी अलामात क्या हैं? देखिए, वो जिस तरह मैंने बताया कि वायरस ने म्यूटेट किया, और इस वजह से एक तो वो ज्यादा डेडली नहीं, ज्यादा फैलने वाला बन गया, कि वो ज्यादा आसानी से दूसरों
को लग रहा था, और बीमारी का जो टाइम पीरियड था, जो 1 हफ्ते आगे जुकाम में लोग रिकवर कर जाते थे, उनको 2 हफ्ते लगने लग पड़े। जुकाम से वही आपकी बचाव है जो बीमार आदमी है, जो चींगे मार रहा है, उसके करीब ना जाए। अगर वो बीमार आदमी है, वो खिड़की खोल के रखे, जैसे हम कहते हैं वेंटिलेशन रखे, ताकि उसके इर्द गिर्द जो वायरस की मिकदार है वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगर बंद कमरा होगा, वेंटिलेशन नहीं होगी, आदमी चीख रहा है या उसको खांसी कर रहा है, तो उस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा फिर वायरस की तादाद हो जाती है। कोई दूसरा आदमी जो हेल्दी है वो वहां से गुजरता है, तो वहां से वो पिक कर लेता है। तो इस वजह से अगर आप और बीमार हैं, जो खासतौर पे एम्प्लॉयर्स हैं, उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपका एम्प्लॉय को जुकाम लगा हुआ है और उसको बुखार वगैरह है, तो उसको जबरदस्ती ये ना कहें कि आप दफ्तर जरूर आए, क्योंकि वो आके आप सबको बीमार कर सकता है। तो उसको घर पे रहने दीजिए, और बाकी वही हाथ वाथ धोना है, और जो बेसिक केयर थी, अगर आप बीमार हैं तो अपने मुंह को इस वजह से कवर करें कि आप दूसरे लोगों को इन्फेक्शन ना दें। डॉक्टर साहब, ये अजीबोगरीब नाम, अजीबोगरीब बीमारियां, अजीबोगरीब वबाई अमराज, ये वायरसेस ये जन्म ले रहे हैं, क्वारंटीन से ऑनवर्ड हम आपकी कमेंट्री सुन रहे हैं, इसकी कोई ख़ास वजह है कि दुनिया हर गुजरते सीज़न के साथ किसी न किसी नए वायरस का शिकार होती है? जी हाँ, इसकी बड़ी बुनियादी वजह है, और इसी वजह से कोविड-19 से पहले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़ी मेजर पैंडेमिक आएगी। उसकी वजह ये कि वायरसेस तो इनमें से बहुत सारे पहले मौजूद थे, लेकिन लोगों की आमदोरफ्त आपस में नहीं थी। अक्सर लोग आज से 100 साल पहले जहां पैदा होते थे, 100 साल के दायरे के अंदर ही वो वफात पा जाते थे, पूरी जिंदगी गुजार देते थे। आज लोग इंटरेक्शन बहुत करते हैं, आबादी का दबाव बढ़ गया है, तो एक वायरस जो पहले कभी एक छोटे से गांव में पैदा होकर 2-4 आदमियों को मार के खत्म हो जाता था, वो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि वो पूरी दुनिया में चंद घंटों में फैल सकता है। आबादी का दबाव बढ़ गया है। उसके साथ ये हुआ है जो इस्लामाबाद में अनफॉर्चुनेटली हो रहा है कि हम हर दरख्त को, जंगलों को काट रहे हैं, और उससे हम ये नहीं समझते कि इससे जो जानवर हैं वो और ह्यूमन इंटरफेस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको भी अपने रहने के लिए अलग जगह नहीं है, तो इंसानों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, और यहां से वो बीमारियां में इजाफा होता है, और वो वायरस ट्रांसमिशन होता है जो पहले सिर्फ जानवरों में होता था, लेकिन इंसान के इंटरेक्शन की वजह से वो इंसानों की, और हमारे जिस्म उन वायरसेस के लिए तैयार नहीं होते। तो क्योंकि ये हमसे इससे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सिर्फ जानवरों में पाए जाते थे, लेकिन जब वो आपने प्रेशर डाला पॉपुलेशन का और आप उनके जंगलों को कम करने का, तो वो जंप होने शुरू हुए ह्यूमंस के ऊपर, और हम उसके लिए तैयार नहीं थे, और इस वजह से ये वायरस का ना सिर्फ नहीं, तो ये जो इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में हमने जो जंगली शहतूत काटे कि यहाँ से एलर्जी होती है, ये मसाइल होते हैं, इस्लामाबाद में क्या वाकई ये दरख्तों की कटाई सोल्यूशन था? ये दरख्त क्या वाकई कोई वायरस या इन्फेक्शन पैदा कर रहे थे? देखिए, एक सिंगल, और अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नौकरशाही है वो सिंगल आइडिया पे चलती है कि अगर किसी ने पहले, आज से कई साल पहले, शायद आपने सुना हो, एक बहुत बड़े मुल्क के जो भी उनके रूलर थे, उन्होंने कहा कि चिड़ियां जो हैं वो हमारे गंदम की बालियां खा जाती हैं, तो इनको खत्म किया, हमारी पैदावार में इजाफा हो। तो उन्होंने तमाम चिड़ियां विड़ियां परिंदे खत्म कर दिए, लेकिन ये उसकी चिड़ियां तो खत्म कर दी, लेकिन जो पेस्ट थे, जो कीड़े थे, वो उन्होंने अगली उनकी फसल तबाह की। तो ये सिंगल माइंडेड जो डिसोल्यूशन होता है ना, जो वन के जी वर्टिकली हमने ये करना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, अब आ जाइए कि उसके साथ ये था, आप एलर्जी हो रही थी, लेकिन आप ये नहीं सोचते जब आप एकदम 30-40 हजार दरख्त एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर साफ कर देते हैं, तो आपने पूरा एक इकोसिस्टम खत्म कर दिया। एलर्जी तो चले चंद लोगों के लिए थी, लेकिन जो इकोसिस्टम खत्म हुआ आपकी, मैं यहाँ इस्लामाबाद में 20 साल से रह रहा हूँ, मैंने कभी यहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं थी देखी जो 3-4 साल पिछलों से देख रहा हूँ। मैं हर हफ्ते लाहौर जाता था, लाहौर में फुल्ली हमारा PM 2.5 बहुत खतरनाक होता था। इस्लामाबाद हम कलर कार की पहाड़ियां क्रॉस करते थे, यहाँ क्लियर स्काइज और सब कुछ होता था। तो ये भी सोचना चाहिए कि इन 3-4 सालों में हमने क्या किया है कि हमने एलर्जी तो कम की, लेकिन हमने अपना फजाई आलूदगी का इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से एलर्जी तो एक छोटी बीमारी है, लंग कैंसर, हार्ट डिजीजेस और इवन स्टिल बर्थ जो है उसका वो जिम्मेदार है।